नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं और उस विषय के हर एक पहलू को समझने की हम यहाँ बेहतर ढंग से कोशिश करते हैं। और आज के कार्यक्रम के विषय की अगर बात की जाए, आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पट्टेदारी और बजट। जी हाँ, वाकई अगर बात की जाती है हमारे देश में तमाम जो भूमि है उस पर अगर खेती की जाने लगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी जो उत्पादन है, यानी हमारी जो कृषि है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ सकता है, उत्पादन कितना बढ़ेगा और कहीं ना कहीं तमाम ज़रूरतें जो हमारे किसानों की वो भी उसके ज़रिए पूरी हो सकेंगी। इसी को लेकर आज हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि संविदा यानी ठेके पर खेती के संबंध में एक आदर्श कानून बनाया जा रहा है और इसे अपनाने के लिए राज्यों के पास भेजा जाएगा। हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। देश में जमीन को खेती के लिए पट्टे पर देने या बटाई पर लेने की प्रथा बहुत पुरानी रही है। जमीन तो बड़े जमींदारों के पास रही। असल में मुगलों के समय जमींदारी प्रणाली बनी और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1783 में जमींदारी प्रणाली को पश्चिम बंगाल में शुरू किया और बाद में यही प्रथा देश के अन्य हिस्सों में फैली। कॉर्नवालिस को वैसे जमींदारी का जनक भी कहा जाता है। जमींदारी प्रणाली में खेती की भूमि एक ही व्यक्ति के पास होती थी और वो ही सरकार को राजस्व देता था। इसके लिए भूमि का मालिक या जमींदार भूमि को किसानों को देता और बदले में उनसे किराया लेता था। इस प्रणाली में जमीन का मालिक खुद हल नहीं चलाता था। जमींदारी प्रणाली में सरकार और किसान के बीच एक कड़ी होती थी जो जमींदार कहलाता था। फिर 1792 में तब के मद्रास में कैप्टन रीड और थॉमस मनरो ने राइतवारी प्रणाली शुरू की। राइत का मतलब होता है किसान या मजदूर। राइतवार प्रणाली में सरकार सीधे खेत जोतने वाले यानी किसान से राजस्व लेती थी और इनके बीच में कोई नहीं होता था। जब तक किसान भूमि का राजस्व देता, उसे कोई जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था। फिर विलियम बेनेटिक ने आगरा और अवध में माहलवारी प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली में पूरा गांव या समुदाय ही राजस्व देने के लिए जिम्मेदार होता था, यानी सरकार को पैसा देने की जिम्मेदारी समुदाय की थी। अब प्रणालियां तो कई बनी और आंकड़े भी इकट्ठे हुए, लेकिन किसान की स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आया, जिसका एक बड़ा कारण था पट्टा कानून या बटाई के लिए सही कानूनी अमली जामा न होना। कोई भी जमींदार अपनी जमीन की अधिक से अधिक कीमत या कहें किराया वसूल करना चाहता है। उसे खेती, खेती की मिट्टी, फसल उत्पादन आदि की परवाह नहीं है, बल्कि जमीन कैसे बिना हल चलाए उसे मुनाफा दे, ये ही अधिकतर जमीन मालिकों का रुख रहा। अब इसमें एक बात और है कि जमीन पट्टे पर दें किसे। अगर कोई पहचान का है जिस पर भरोसा हो, जो जमीन की उर्वरता बनाए रखे, उसे जमीन दे देना तो ठीक है, वरना लाखों एकड़ जमीन हर साल बिना जुताई के रह जाती है, क्योंकि जमीन की देखभाल के लिए सही व्यक्ति नहीं मिलता है। जमींदार की मुश्किल तो है ही, क्योंकि कई मामले ऐसे आए हैं कि जिसे जमीन दी, उसने 2-3 साल तो जमीन का खूब दोहन किया और फिर जमीन के पोषक तत्वों को निचोड़कर लगभग बंजर बनाकर दूसरी भूमि की तलाश में निकल गया। खेत जोतने वाले की तकलीफें तो और भी अधिक हैं। कानून है, लेकिन स्पष्टता और झंझट देखते हुए पट्टा या बटाई में कानूनी लिखा पढ़ी तो बेहद कम होती है और जमींदार कुछ भी किराया तय कर लेते हैं, जिसे आज की स्थिति में चुकाना हलधर के लिए मुश्किल है। इसके अलावा जो खेत जोते, उसके पास अधिकार ही नहीं होते। मसलन
अगर फसल किसी प्राकृतिक आपदा की शिकार हुई तो पैसा जमीन के मालिक के पास जाता है और खेती करने वाले किराएदार को कुछ नहीं मिलता, जबकि जिसने खेत जोता, फसल पैदा की, उसे ही नुकसान का मुआवजा लेने का अधिकार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ऐसे में वो जमीन को उपजाऊ बनाए रखेगा और पर्यावरण हितैषी फसल चक्र अपनाएगा, ये उम्मीद रखना बेमानी है। कभी जमीन मालिक का कोई रिश्तेदार या बच्चे आकर खेती करने लगते हैं और जो खेत जोत रहा था उसे तो जमीन छोड़नी ही पड़ती है। मुद्दा यह है कि न तो वाकई हल चलाने वाले के अधिकार सुरक्षित और न ही जमीन मालिक के। ऐसे में भूमि पट्टे बटाई पर कानून लाना बेहद आवश्यक है, जिसमें जमीन की उर्वरता भी बनी रहे, खेती करने वाले के अधिकार भी सुरक्षित रहें और जमीन मालिक भी आश्वस्त रहे। और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। तो ये रिपोर्ट अभी आपने देखी और जाना किस तरीके से कोशिश अब लगातार की जा रही है। सरकार की यही कोशिश है, जिस तरीके से पहले एक योजना आई कि हर खेत को पानी पहुंचे, तो अब कोशिश ये भी है कि जो हमारे पास भूमि है, जो खाली है, जो बंजर जिसको हम मान लेते हैं, उस पर भी खेती की जा सके। और यहाँ आज उसी को लेकर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तंजामुल हक जी, नीति आयोग में भूमि सुधार सेल के चेयरमैन हैं फिलहाल। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे और किस तरीके से कानून जो है वो लाया जाए जिससे और बेहतर ढंग से इसको हमारे किसान भी समझ सके और आसानी जो है वो हमारे किसानों को हो सके। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JP मिश्रा जी, नीति आयोग में कृषि सलाहकार हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से और अभी आवश्यकता है जिससे हमारे किसानों को और फ़ायदा पहुंच सके और नीति आयोग किस तरीके से काम कर रहा है लगातार हमारे किसानों के हित के लिए। इसके साथ साथ आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी महाजन जी, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच में। अश्विनी जी से भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तमाम एक खासतौर से उस अर्थशास्त्र को जिसकी ज़रूरत है हमारी कृषि को भी, और किस तरीके से हमारे किसान इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज गार्गी परसाई जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत गार्गी जी। और यहाँ जैसा हमने आप सभी से जिक्र किया कि जब बात की जाती है पट्टेदारी की, हालांकि हमारे किसान जो हैं उसको समझते हैं, लेकिन फिर भी अब ज़रूरत है कि कानून जो बात कही जा रही है इसके लिए कानून बन रहा है और इस कानून में कई सारी जो बातें हैं उनको शामिल किया गया है। क्या वो बातें हैं उनको भी हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हक आपके पास में आना चाहूँगा। अगर पट्टेदारी की हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम हमारे जो किसान हैं इसको देख सकते हैं, कितना क्षेत्रफल है ऐसा? आपकी अपनी ज़मीन है, आप किसी भी कारण से उस ज़मीन को अपने आप पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर सकते, चाहे डिस्टेंस के कारण हो, चाहे ज़्यादा ज़मीन हो, या फिर आपको दूसरे सेक्टर में कोई काम मिला हुआ हो या अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश क्या करते हैं कि उस ज़मीन को खाली ना रखा जाए, उसी को दे दिया जाए। जी प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर आप देखें आज़ादी के इमीडिएटली बाद 1953 का जेनेसिस डेटा है, उसमें बताया जाता है कि 37% एरिया जो कल्टिवेबल एरिया है वो इसी तरह के पट्टे की ज़मीन थी। जी पट्टे में जो खेती बाड़ी करते थे लोग। अब लेटेस्ट फिगर बता रहे हैं एनएसएस का कि 7.8% है। जी लेकिन उसका कारण आपको बताऊं एक, और दूसरी बात है कि ये चूँकि इनफॉर्मल टेनेंट्स हैं आज के दिन में, चूँकि इलीगल है, क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, केरला ने क्या किया कि टोटली बैन कर दिया, जम्मू कश्मीर में टोटली बैन कर दिया, मणिपुर ने टोटली बैन कर दिया कि आप पट्टे पे ज़मीन दे ही नहीं सकते किसी को। लेकिन ये नहीं कि वहाँ पट्टे में खेती नहीं होती, वो लोग इनफॉर्मली अनरिकॉर्डेड, अनरजिस्टर्ड, ओवरऑल बेसिस पे इसको लेते हैं, पट्टे पर खेती लगातार पट्टे पर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है इसमें कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ डिसेबल्ड कैटेगरीज के लोग, जैसे फिजिकली या मेंटली हैंडीक्राफ्ट हैं या विडो हैं या डिफेंस पर्सनल सोल्जर्स वगैरह हैं, आर्मी में, नेवी में हैं, तो वो लोग चूँकि अपने आप नहीं कर सकते तो इसीलिए उनको अलाउ किया गया। लेकिन वैसे थोड़े केसेस हैं, मेजोरिटी केसेस जो आज के दिन में इनफॉर्मल टेनेंसी का है वो इस तरह का है कि चूँकि लीगली अलाउड नहीं है वो इसलिए करते हैं। और आपको एक फिगर बता दूँ कि आज के दिन में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें 2012-13 का, उसमें करीब 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड किसानों ने फैलो रखा है, क्योंकि उसको डर है अगर आप लीज आउट कर देंगे तो लगता है कि जमीन उनकी चली जाएगी, क्योंकि इलीगल बड़ा क्षेत्र, लेकिन ये इलीगल है जी। और दूसरा प्रॉब्लम एक और इसमें आपको बताऊं क्या, कि जो इस तरह से इनफॉर्मली खेती करते हैं बिना लीगल सपोर्ट का, बिल्कुल वो उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलता। अगर कोई बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए तो उसको डिजास्टर रिलीफ नहीं मिलता, उसका बेनिफिट भी लैंड ओनर्स को मिलता है। जी जी। और
तीसरा कि जो गवर्नमेंट कोई भी और सपोर्ट सिस्टम देना, सपोर्ट सर्विसेज देना चाहे, चाहे मिनिमम सपोर्ट का या किसी भी तरह का, चूंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए उनको मिलता नहीं है। यानी जिसका मालिकाना हक है सब उसके पास जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सोच रहे थे कि हमने ऑलरेडी एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ बनाया जी, कि कोई भी किसान मतलब लैंड ओनर अपनी ज़मीन किसी को भी, खास करके एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जी, ज़मीन पट्टे पे दे सकती है। और वो जो टेनेंट फार्मर्स हैं जो पट्टे पे ज़मीन लेती है खेती बाड़ी करने के लिए जी, वो उनका दो फायदा होगा इसमें। एक तो है कि अगर लीगल हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चूँकि ज़मीन पट्टे पे देंगे तो उनका ज़मीन का साइज़ बढ़ जाएगा जी, अभी जिनके पास जो लैंडलेस है या मार्जिनल फार्मर्स है उनको ज़्यादा ज़मीन करने के मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास कुछ और स्किल है ही नहीं, तो उनका एक्सेसिबिलिटी टू लैंड भी बढ़ जाएगा। और साथ साथ अगर क्रेडिट सपोर्ट आपने दे दिया और क्या कहते हैं सपोर्ट सर्विसेज भी दे दिया और डिजास्टर रिलीफ का भी बेनिफिट दे दिया, तो उनकी एबिलिटी इंसेंटिव दोनों बढ़ेगा, यानी एक बढ़ावा जो है उनको मिल सकता है, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा फैलो लैंड को यूटिलाइज करने के लिए, बिल्कुल, और एबिलिटी और इंसेंटिव बढ़ने से इन जमीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी तमाम फायदे जो हैं हम इसमें मान सकते हैं। देखिए किस तरीके से करने के लिए ही इस तरह का एक्ट बनाया गया और कई स्टेट्स ने ऑलरेडी कर भी दिया। बिल्कुल, कई राज्यों का आपने यहाँ जिक्र किया डॉक्टर हक। डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर हक ने कहा कि कई जो राज्य हैं वहाँ पर बाकायदा एक कानून की अगर हम बात करते हैं उसको हम देख भी पा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर भी। क्या लगता है कितनी यहाँ अभी और भी ज़रूरत है इस तरह की? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ज़मीन या लैंड होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है जी, तो इसमें बिना राज्यों के सहयोग से और बिना राज्यों के मोटिवेशन से हम ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकते। नीति आयोग का जो मैंडेट है वो यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ जी, राज्यों के साथ मिल बैठकर और इस ये लैंड से रिलेटेड ही नहीं जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जी, 24 अगस्त 2015 में नीति आयोग में एक बैठक हुई जिसमें सारे चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट्स के थे उनको बुलाया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरीज को बुलाया गया जी, सब ने मिलकर यह निर्णय किया कि नीति आयोग में एक विशेषज्ञ समूह का स्थापना हो जो एक मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग प्रपोज करे। जी, डॉक्टर हक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये उस विशेषज्ञ समूह के चेयरपर्सन थे जी, और सौभाग्यवश मैं भी उसका मेंबर सेक्रेटरी था। बिल्कुल, वो मॉडल एक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बना के 12 अप्रैल 2016 में नीति आयोग की वेबसाइट पे उसको पब्लिक कर दिया। जी, कुछ राज्यों ने उसको बहुत ही प्रोएक्टिवली और बहुत ही अच्छे ढंग से लिया, जैसे मध्य प्रदेश ने ऑलरेडी एक इस तरह का प्रावधान और एक एक्ट पारित कर लिया जिसमें भूमि स्वामी और बटाईदार के हितों की रक्षा कैसे की जाए, दोनों का फोकस है उसमें। उड़ीसा भी आगे बढ़ गया है काफ़ी हद तक, इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। यानी जो राज्य हैं वो अब लगातार राज्यों में एक बहुत तो ही कर रहे हैं। पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जी, जो सबसे मुख्य बात है, अगर इस क्षेत्र में हम काम करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक करंट फैलो और परमानेंट फैलो मिला के खेत जो है वो पड़ती रहता है, उस पे एक साल में किसान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता जी, लेकिन एक डर रहता है जिसकी वजह से वो जो अपनी ज़मीन है उसको देना नहीं चाहते हैं। जैसे मॉडल एक्ट जो है वो दोनों के लिए है, वो भूस्वामी के डर को दूर करेगा और जो लोग बटाईदार पे या लीज करके खेती कर रहे हैं उनके भी हितों की रक्षा करेगा। जैसे कि उनको क्रेडिट दिलाएगा जी, उनको कोई डिसास्टर हो गया, उनकी फसल नष्ट हो गई तो आज की डेट में क्या है कि जो भूमि स्वामी होता है उसको रिलीफ पैकेज मिल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जिसने इन्वेस्ट किया या खेती कर रहा है उसको उस पर कोई लाभ नहीं मिलता, तो उसको वो दोनों को जो लाभ है वो रिकॉग्नाइज होगा और उसको लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल, दोनों को देखिए लाभ पहुंच सकेगा। अश्विनी जी, यहाँ आपके पास मैं आना चाहूँगा। लगातार जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं और ख़ासतौर से देखा जाए भूस्वामी की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं उनका भी डर वाजिब सा लगता था अगर एक समय की हम बात करें, लेकिन अब बाकायदा उसके लिए कानून जो है वो लाया जा रहा है। और अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ डॉक्टर मिश्रा ने हमें बताया भी किस तरीके से जो राज्य हैं लगातार उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कि इस देश में जैसा कि हक साहब ने बताया कि बटाईदारी और लैंड लीजिंग ये बहुत लंबे समय से चल रही है जी। एक देश में असमानताएं भी हैं भूमि की ओनरशिप के बारे में। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन उनके पास श्रम है,
और उसमें भी दो प्रकार के लैंड टेनेंट्स होते हैं। एक तो है जिनके पास अधिकार होता है, जो लीगल होते हैं, और दूसरे वे लोग रहते हैं जो इलीगली या कन्वेंशनल तरीके से बिना किसी अधिकारों के काम करते हैं। जी। तो समय जैसे जैसे लैंड रिफॉर्म्स आए तो किराएदार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेंट उसको कम देना पड़े, जी, उसमें कुछ उसकी सुरक्षा हो सके, ऐसे भी प्रावधान धीरे धीरे आए। लेकिन कुल मिलाकर के अभी आज की स्थिति है, जब हम देखते हैं कि भूमि धीरे धीरे बढ़ती गई, जी, पॉपुलेशन बढ़ती गई, भूमि बढ़ती गई, जो हमारी लैंड होल्डिंग है उसका साइज़ इतना छोटा हो गया एवरेज, बिल्कुल, तो कुछ तो बहुत ही छोटी छोटी 0.25 एकड़ की भी है, 0.5 एकड़ की भी है, तो वो जिसको हम कहें कि वो इकोनॉमिकल नहीं है, यानी उस पर खेती नहीं हो सकती। अब खेती करेंगे भी तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा जी। तो और एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि समय बदलता है और लोगों के ऑक्यूपेशन भी बदल जाते हैं, प्रेफरेंसेस भी बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं। अब केरल जैसा है, मैं केरल का एक उदाहरण बताता हूँ कि वहाँ मात्र 20% ही भूमि पर खेती होती है जी, 80% भूमि खाली पड़ी है। क्यों? वहाँ बहुत सभी लोग जो है वो छोड़ करके चले गए। लैंड लीजिंग अगर करते हैं तो भूस्वामी को डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किराएदारी सब मालिक हो जाए, तो वो खाली रखना उसको पसंद है और वो लीज पर नहीं देता है। जी। इस लैंड लीजिंग के नए मॉडल एक्ट के तहत मुझे भी उसकी सलाह के नाते जाने का मौका मिला। हक साहब ने हमें बुलाया था उस समय, तो हमने इसकी बहुत सराहना की कि ये अच्छा प्रयास है, लेकिन हमने उसमें दो बातें आपसे कही और शायद सरकार ने उन सब दोनों बातों को माना कि एक तो जो भूस्वामी जो भी खाली भूमि पड़ी है जी, उसको कहीं कॉरपोरेट्स तो टेक ओवर करने की कोशिश ना कर ले। यानी एक बड़ी कंपनी आए, उसने 1000 एकड़ भूमि लैंड लीजिंग पर ले ली और कॉरपोरेट खेती कर दी, तो वो हमारा जो मॉडल है जी, उसके अनुसार नहीं है। यानी जो किसान के लिए है वो किसान के लिए ही रहे। किसान एक जो भूमि जो है वो वहाँ के उस क्षेत्र के किसानों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, ना कि कॉरपोरेट्स के लिए। जी। दूसरी बात हमने ये कही कि जो लैंड सीलिंग एक्ट पहले चलता था, आज तो लैंड सीलिंग एक्ट का बहुत ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हजारों एकड़ भूमि जो है कोई एक व्यक्ति ले ले, कॉर्पोरेट ना भी हो तो भी एक ही व्यक्ति ले ले, तो एक सीलिंग होनी चाहिए। ये कोई 10 एकड़ या 20 एकड़ से ज़्यादा लैंड ना कोई रख सके। ऐसा दो प्रकार के हमने निवेदन किए, तो सरकार ने शायद उनको माना। और अब जो लैंड लीजिंग का जो एक्ट आया है जी, मॉडल एक्ट, वो वास्तव में बटाईदार के लिए भी सुरक्षा देता है, वो लैंड ओनर के लिए भी सुरक्षा देता है। इट्स विन विन सिचुएशन। तो इसलिए ऐसे में ऐसा लगता है कि जो खाली पड़ी भूमि है उसका हम उपयोग कर सकेंगे, देश में रोजगार भी बढ़ेगा, देश में उत्पादन भी बढ़ेगा और देश में जो खाद्य समस्या है उसका भी हम समाधान करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये इसका बड़ा रूप मैं देखता हूँ। बिल्कुल, एक बड़ा रूप वाकई ये है। जो खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, जाहिर तौर पर अगर ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती की जाएगी, कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को भी और हम संतुष्ट हो सकते हैं उसके लिए। यहाँ गार्गी जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसे कि हमारे जो और मेहमान हैं उन्होंने बताया कि कोशिश ये है कि जो भूमि खाली पड़ी है उस पर भी खेती की जा सके, और बाकायदा उसके लिए अगर हम मॉडर्न एक्ट की भी हम बात करते हैं, इस तरह के प्रावधान जो हैं वो शुरू कर दिए। कितना फ़ायदा इससे हमें होगा? पिछली जो एनडीए सरकार थी उसने जाते जाते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लीज फार्मिंग है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, एक ही नेशनल मार्केट हो, इस सब चीज़ों के ऊपर एक कदम उठाया था। यानी कदम जो शुरुआत हम मान सकते हैं कि पहले एक शुरुआत की गई थी और अब उधर से हुई। उसके बाद यूपीए सरकार में आके इसमें थोड़ा इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जी। बल्कि एक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक नॉलेज इनिशिएटिव साइन किया गया था, जिसके अंदर एक कंपोनेंट कोऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी था जी। उसके लिए कई वर्कशॉप्स वगैरह की गई। और उस समय अगर आपको याद हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में लाने की बात हुई थी, जिसमें बहुत ऑपोजिशन हुआ था। शायद बीजेपी की तरफ से भी ऑपोजिशन था, लेफ्ट का तो था ही था जी। तो उस ऑपोजिशन के चलते वो नहीं हो पाया। सिंगल ब्रांड में रिटेल में ज़रूर अलाउ किया गया है एफडीआई,
अदरवाइज 100% FDI मल्टी ब्रांड रिटेल में अलाउ नहीं किया गया 100%। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मकसद था कि फार्मर की इनकम बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ाई जाए कि उसको लिंकेजेस दें एग्री बिजनेसेस के साथ जी, और उसको एग्री बिजनेसेस उसके फार्म पे उसको टेक्नोलॉजी देंगे, नए सीड्स देंगे और इस तरह से उसको मार्केट भी एक देंगे। बिल्कुल, वही शायद सोच जो है हमारी वर्तमान सरकार की भी है 2022 तक, जैसा कि सरकार का कहना है कि जो किसान है उनकी आय को दोगुना किया जा सके। अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? नहीं, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने अभी आपके सामने बात रखी वो लैंड लीजिंग के संदर्भ में है और मॉडल एक्ट के संदर्भ में जी, कि एक ऐसा मॉडल एक्ट बना करके किस राज्य सरकारों को दिया गया है कि वो, क्योंकि वो स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन एक केंद्र सरकार और नीति आयोग का के इंटरवेंशन से कि देश भर में एक बेहतर प्रकार की सोच के साथ सभी लोगों के साथ बातचीत करते हुए और बेहतर ढंग से यानी उसको पेश किया जा सके, एनफोर्स किया जा सकता है और उनको उसी प्रकार से जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है जी, वो भी आपने सही कहा कि पूर्व की एनडीए सरकार ने उसको तैयार किया था। उस समय सोमपाल शास्त्री जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उसका हमने विरोध किया था। वास्तव में अगर स्वदेशी जागरण मंच की बात करें तो फार्मिंग को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करवाना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और बहुत हमें कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा जी, यानी बहुत से कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई तो दुनिया भर में जहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है वो बड़े फार्मर्स के लिए ठीक है, लेकिन हमारा देश जो है वो छोटे किसानों का देश है, इसलिए इसके बारे में हम सरकार से भी यहाँ निवेदन करना चाहेंगे और नीति आयोग के यहाँ सलाहकार भी बैठे हैं, उनके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि इसके बारे में हमें बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी इतना आसान नहीं है, इसको बहुत सावधानी के साथ हमें चलना होगा। बिल्कुल, आपके पास में गार्गी जी, आपके पास में ज़रूर पहुंचूंगा मैं, लेकिन यहाँ लगातार क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर पट्टेदारी की बात की जाती है, थोड़ा बहुत अगर जो उसके पहलू हैं और चुनौती यहाँ पर काफ़ी सारी हैं सरकार के सामने भी, और जो भूस्वामी हैं, किसान हैं, उनके सामने भी चुनौतियाँ रहती हैं और उन्हीं के हल के लिए इस तरह का जो कानून है अब उसको लाया जा रहा है। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं पट्टेदारी और बजट। खासतौर से अगर बात की जाए, ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ जिक्र भी किया कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किस तरीके से अगर बात की जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसका भी जिक्र किया था। डॉक्टर हक, आपसे हम जानना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात करते हैं और इससे पहले जो लैंड लीजिंग एक्ट की हमने बात की, कहीं ना कहीं सारी जो चीज़ें हैं एक जगह पर आके मिलती हैं, वो है किसान हित, और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात मैं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो जिक्र किया गार्गी ने कि 2003 में जो APMC एक्ट बना था उसके तहत इसको कहा गया स्टेट्स को कि आप इसको अडॉप्ट करिए, और आज के दिनों में जो लेटेस्ट फिगर है उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 22 स्टेट्स है जिसने लीगली अलाउ कर दिया इसको जी। इस लॉ बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने किया है कि अभी जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है जेटली जी के सामने दो, एक तो है कि
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अलावा होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करना कंपनी की तरफ से, चाहे किसी भी कंपनी किसी भी कम्युनिटी की तरफ से हो जी, तो उससे फार्मर्स पे काफ़ी नाराज़गी है कई जगह। और तो वो इसको तो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तो आपका स्मूथ फंक्शनिंग होगा नहीं जी। और फार्मर्स को ड्यूप करके पहले भी कई कंपनी वो आपका केरला में चले गए थे, बिल्कुल इधर का नाम लिए इन्होंने। तो इस तरह से कई जगह इस तरह के इंस्टेंसेस जब आए तो एक बात और है इसमें कि जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, एक तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कि किस तरह से अगर कोई इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसको एड्रेस कैसे करेंगे आप लोकल लेवल पे। दूसरा ये है कि चूँकि हरदम आप कोशिश करेंगे कि कोर्ट में जाए और कोर्ट में स्मॉल फार्मर्स 10-10 साल तक बैठे रहें जी, तो वो तो फिर हो नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरी बात है कि स्मॉल फार्मर्स को इन जनरल देखा गया कि दे आर नॉट एनेबल टू पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो एक ऐसा पॉलिसी अपनाया जाए या ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए सेंट्रल लेवल पे ही, जिसको फिर फर्दर स्टेट्स लेवल पे कहा जाए कि वो इसको अडॉप्ट करे या फिर अपने कंडीशंस में देखते हुए उसको अप्लाई करे जी। ये बेसिक मुद्दा था। बिल्कुल। तो कोशिश देखिए यही, जैसे कि डॉक्टर हक ने हमें बताया कि ना सिर्फ जो पहले की बातें थीं उसके बाद एक भी आया, कोशिश ये की गई कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनको जोड़ा जाए। एक विश्वास शायद जो किसान थे उनको नहीं हो पाता था, उस विश्वास को फिर से वापस लाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा कि डॉक्टर हक ने हमें बताया कि जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रही और यहाँ खासतौर से अगर बात की जाए, हम लैंड लीजिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं, कई राज्य जो हैं वो अपना चुके हैं, फ़ायदे की हम बात करते हैं, लेकिन जो भूस्वामी हैं और किसान, आपने कहा कि उनका भी अब विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है इस और, लेकिन फ़ायदा इसमें क्योंकि दोनों का है और सिर्फ दोनों नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, कृषि के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये चीज़। लैंड लीजिंग का इमीडिएट इफेक्ट, इस तरह के अगर एक्ट स्टेट्स ने इनेक्ट किया तो इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। एक तो हक साहब ने भी थोड़ा उसका जिक्र किया था, करीब अगर आप 2011 की सेंसस देखें तो 47% किसानों की जो जोत का आकार है वो आधा हेक्टेयर से कम है जी। अब आधा हेक्टेयर की जोत, और एक स्टडी ये भी है कि करीब 52% किसानों की जोत का आकार इतना है कि वो उसी पे खेती करके गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ सकते जी। अब उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल को कैसे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए लैंड लीजिंग एक बहुत ही मुफीद और मैं कहूँगा उपयुक्त हथियार हो सकता है, या ये एक तरह की सहूलियत प्रदान कर सकता है। बिल्कुल एक अच्छा कदम। दूसरी चीज़ है, कई बार मैं गांव में रहता हूँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कोई बढ़िया मिल गई, मैं शहर में जाके वहाँ पे काम करना चाहता हूँ जी, लेकिन हमारे डर के हम अपने खेत को प्रोडक्टिव यूज़ के लिए लीज आउट नहीं करते कि कहीं इस पर कोई एडवर्स पोजीशन वाला रूल ना आ जाए और इसको कोई कब्जा ना कर ले। दोनों केसेस में जो प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड है वो अफेक्ट हो रही है जी। एक तरफ तो जो जिसको ज़रूरत है उसको ज़मीन नहीं मिल रही है और जो देना चाहता है वो भी नहीं दे पा रहा है जी। तो मॉडल एक्ट इसको फैसिलिटेट करेगा। बिल्कुल। जो देना चाहता है वो देने और जो लेना चाहता है दोनों को ठीक से और समय पे बिल्कुल वो खेती करे, उससे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो करे, उसमें जो क्रेडिट लेना चाहता है वो ले, उसमें अगर कुछ उसका रिस्क इन्वॉल्व है तो वो कवर हो, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होगी। दूसरा अभी जिक्र हुआ कि किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए जी। अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसान की जोत का एक स्केल होना चाहिए, एक मिनिमम स्केल, तभी आप उससे कह सकते हो कि साहब आप ये भी करो, ये खेती करो, धान गेहूं के अलावा कुछ करो। अगर वो उसके पास आधा एकड़ जमीन या 1 एकड़ जमीन है तो सबसे पहले वो अपने खाने के लिए या अपने परिवार के पालन के लिए जो उसकी प्रायोरिटी उस पर काम करेगा जी। कॉमर्शियल क्रॉप या नकदी की फसल लेने के लिए या इस तरह की कुछ एक्टिविटी करने के लिए बाद में सोचेगा। अगर उसका खेत की जोत, ऑपरेशनल जोत आपने लैंड लीजिंग के थ्रू बढ़ा दी जी। तो फिर वो कई चीज़ों में जो उसका ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन वो हो जाएगा और ये जो है उसकी आमदनी बढ़ाने में बहुत योगदान देगा। बिल्कुल, काफ़ी योगदान इसका रहेगा। अश्विनी जी, खासतौर से अगर बात की जाए, हम सरकार की योजनाओं की बात करें जो किसानों के हितों को देखते हुए अब शुरू की गई हैं, उसमें हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, फसल बीमा है, कृषि सिंचाई योजना है, ऋण की बात करते हैं, तमाम ये योजनाएं फ़ायदा शायद जो किसान को तभी मिल पाएगा क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा भी है, वो किसान भी है जिनके पास भूमि नहीं है, तो वो इन योजनाओं का तभी लाभ ले पाएंगे जब पूर्ण रूप से उनके पास अधिकार होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ी भूमि जो है बेकार पड़ी हुई है जी। इस कारण से
जिस प्रकार से शहरों में मकान खाली पड़े हुए हैं, उसी प्रकार से किसान की जो भूस्वामी है उसकी भूमि खाली पड़ी हुई है और वो उसको कोई देना नहीं चाहता। और जो वहाँ लोग खाली हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो बेचारे, तो जैसा कि आपने सेंसस का जिक्र किया, मेजर जो हमारे आज की स्थिति है, मेजर डिप्रीवेशन जो है वो लैंड की है। बिना लैंड के कुछ कर नहीं पाता व्यक्ति। वो किसी की भूमि पर खेती करने जाएगा, उसको रोजगार कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, मनरेगा में कितना रोजगार दे पाएगी सरकार, कितने दिन का दे पाएगी, मात्र 100 दिन का ही तो है। तो ऐसे में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, किसान आज की डेट में किसान वो भी है जिसके पास थोड़ी सी भूमि है लेकिन उसके पास श्रम है, वो कर सकता है। दूसरा जो आपने बात कही कि जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, सरकार आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार आज मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात कर रही है, सिंचाई की बात कर रही है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की बात करें जी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भूमि उपलब्ध हो और वो भूमि जो खाली पड़ी हुई है कम से कम उसका उपयोग हो सके। तो आपका कहना यहाँ बिल्कुल सही है कि जब तक भूमि उपलब्ध नहीं होगी किसान को, भूमिहीन खेतीहर मजदूर को, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और पुराने तरीके अब बहुत बेमानी हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहा कि जिस प्रकार से हम पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कोई अधिक किसी के पास लैंड है तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनकी जोत का आकार बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब वो सब फेल हो गए हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये भी एक चुनौती है गार्गी जी, अगर देखा जाए जो जोत है वो कहीं ना कहीं अब छोटी हो चली है। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस दौरान भी अगर हम बात करते हैं कि जो ज़मीन खाली पड़ी है उस पर हम खेती करेंगे, क्या लगता है कि कितना कहीं ना कहीं चुनौती तो रहेंगी, लेकिन सरकार की जो सोच है कि भूस्वामी जो है वो जल्दी से विश्वास करें, जो किसान हैं बोलें, कितना इसमें वक्त कितना लगना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान है वो उनको असल तक वक्त लग रहा है कि वो जो ज़मीन जो फैलो लैंड है उसको नहीं लेकिन वक्त की हम बात करते हैं उस विश्वास की, क्योंकि जो भूस्वामी है उसको एक डर रहता है, जैसे कि यहाँ पर हमें जो विशेषज्ञ उन्होंने भी हमें बताया। मॉडल जो एक्ट बन रहे हैं, मैं तो पॉलिसी, मुझे तो ज्ञात है कि पॉलिसी है, ये एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है, अभी तो पॉलिसी है जो स्टेट्स को दी जा रही, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लीजिए आप, चाहे लैंड लीजिंग में लीजिए, तो वो जो और स्टेट्स के ऊपर है उनको अपनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। दोनों चीज़ें का जो दारोमदार है वो स्टेट्स के ऊपर है। किसी भी पॉलिसी के सक्सेस के लिए स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फैलो लैंड के साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगी कि पानी की सख्त ज़रूरत है। आज हमारा 60% जो किसान है वो वर्षा के ऊपर निर्भर है उसकी खेती, और फैलो लैंड लेके तो कोई आदमी खेती कर नहीं पाएगा। तो उसके साथ ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, मेरे को तो बहुत उम्मीद है इससे कि 99 जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहा गया कि 2019 तक उनको इम्प्लीमेंटेशन के कगार पे ले आएंगे। तो उसके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि आप उसको इनपुट भी दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, एक्सटेंशन दीजिए, ये सारी चीज़ें फिर वापस उसमें आती हैं कि ये सारे होते हुए ही उस फैलो लैंड को आप अवेलेबल करा पाएंगे, स्टेट्स इस पे एक्टिव होंगे और पॉलिटिक्स ना हो इसके अंदर, तभी उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि फैलो लैंड लेके किसान हो, चाहे जो ओनर है वो हो, चाहे ऑपरेशनल जो ओनर है वो हो, उसको फायदा होने वाला नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर हक, आपसे हम जानना चाहेंगे, राज्य सरकार की हम बात करें, क्योंकि जो अगर कहीं ना कहीं मुख्य रूप से उनकी भूमिका रहेगी, अब ये देखते भी हैं हम, रहती भी है, कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसानों में नाराज़गी मिलती है, लेकिन क्रियान्वयन उनका होता है, लेकिन राज्य स्तर पर शायद नहीं हो पहुंच पाता। और यहाँ भी अगर हम इस एक्ट की बात करें तो यहाँ भी शायद कुछ ऐसी समस्या आएगी। तो अल्टीमेटली तो जैसा सभी लोगों ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ही इसको करना है, अडोप्ट करे, चाहे अपने स्टेट एक्ट जो है उसको मॉडिफाई करे और करके फैसिलिटेटिंग प्रोसेस में लोगों को एनेबल करे। उन समस्याओं से कैसे निजात मिल पाएगी? नहीं, वो तो हो रहा है, डिस्कशन में होता है। देखिए, आपको आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। उड़ीसा में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, पटनायक साहब का जी, वहाँ भी उन्होंने ऑलरेडी हमारे मॉडल के हिसाब से ही ऑलरेडी बिल बना दिया है जी। अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत जल्द से जल्द पास हो जाएगा वो भी जी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, उन्होंने तो
यानी राज्य सरकारें भी जो है वो गंभीर हो रही हैं, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप उनके साथ डायलॉग करते हैं, सही ढंग से उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं और आगे पुश करते चीज़ों को, तो हो सकता है बिल्कुल। और राजनीतिक दलों को अगर हम थोड़ा साइड कर दें, कहीं ना कहीं किसान हित की जो बात है वो बाकी राज्यों की भी अब समझ में आ रही है। सभी आ रही, सभी जगह, सभी स्टेट लेवल पे मैंने देखा है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल उनका जो रूलिंग ये है जी, तो सभी लोग इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोगों को देखिए शामिल पॉजिटिव। इन केरला की बात करो, आज ही मुझे केरला गवर्नमेंट से चिट्ठी मिली जी कि इस तरह का चीज़ें क्यों जरूरी है लैंड लीजिंग को लीगलाइज करना जी, और हाईएस्ट लेवल पे इसको पेश करने की कोशिश हो रही है। हालांकि वहाँ पॉलिटिकल लेवल पे अपोजिशन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अपोजिशन एज ऑन टुडे नहीं है। तो कहने का मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात सकारात्मक, और वो होगा राइट, वो होगा डायलॉग से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी वे में। हमारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नहीं कि आप कोई भी चीज़ को फोर्स करके कर सकते हैं बिल्कुल। तो और फिर लोगों में इसका नॉलेज भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और पुराना डर बैठा हुआ है कि कहीं और कोई नया कानून, गलत कानून तो नहीं आ रहा है कि हमारा और नुकसान कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। वास्तव में केरल तो एक ऐसा प्रांत है जी जहाँ डीफार्मिंग सबसे ज़्यादा हुई है। बिल्कुल इस प्रकार से फॉल आया है। अगर आप उत्पादन के संदर्भ में देखें, अब सभी कृषि विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं जी, तो वास्तव में केरल तो एक ऐसा प्रांत है, और बाकी प्रांतों में भी बहुत फैलो लैंड है, बहुत इस प्रकार की समस्या है। मुझे लगता है कि हक साहब भी और ये सरकार भी, धन्यवाद, और नीति आयोग, वैसे हम नीति आयोग का कई बार आलोचना भी करते हैं लेकिन इस संदर्भ में नीति आयोग का एक अच्छा योगदान हुआ। बिल्कुल अच्छा योगदान यहाँ देखने को मिल रहा है। साहब ने जो कहा ना कि डायलॉग से और विचार विमर्श से ही जी कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, सनी जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हम लोग ये मॉडल एक्ट या इस पर डिस्कस कर रहे थे तो ये आए, इन्होंने पूरा दिन दिया, पूरा एक दिन ये हम लोगों के साथ बैठे, बड़े अच्छे सुझाव दिए और वो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट भी किया। बिल्कुल, तो जो विचार विमर्श है और जो डायलॉग है, बिना उसके तो आगे नहीं बढ़ सकते। और बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बिना विचार विमर्श के आगे नहीं बढ़ा सकता, ये भी हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि फिलहाल विचार विमर्श में वक्त हो चला। एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं पट्टेदारी और बजट को लेकर। अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से प्रावधान अब कर दिया गया, अलग अलग राज्य जो हैं वो उसको अपना भी रहे हैं, जिससे भूस्वामी को फ़ायदा हो सके, उन किसानों को फ़ायदा हो सके जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। यानी मालिकाना हक को लेकर जो डर रहता था कहीं ना कहीं भूस्वामियों में, अब उसके लिए व्यवस्था की गई है कि ना तो वो डर रहेगा, बल्कि और ज़्यादा जो विश्वास है वो भूस्वामी में आ सकेगा, किसान जो हैं उनको भी बढ़ावा मिल सकेगा। आगे बढ़ें, आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट अगर अमल में आता है तो इसके तहत देश में जमीन पट्टे पर देना कानूनी हो जाएगा। राज्य अगर इसे अपनाते हैं तो उनके मौजूदा सभी कानून खत्म हो जाएंगे और ये नया कानून लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक जमीन का मालिक अब कानूनी तौर पर अपनी जमीन को पट्टे पर देने के लिए कानूनी समझौता कर सकेगा। इसके तहत जमीन मालिक और पट्टेदार के बीच तय समय में जमीन में खेती के साथ साथ संबंधित काम करने को लेकर करार होगा। ये करार दोनों पक्षों की सहमति से तय नियम एवं शर्तों पर आधारित होगा। इस नए प्रस्ताव में कई और भी खास बातें हैं। मिसाल के तौर पर इससे देश में खेती संबंधी दक्षता को बढ़ाने, लोगों के बीच समानता लाने और गरीबी में कमी लाने में मदद मिलेगी। साथ ही खेतों की उत्पादकता का विकास होगा और लोगों की जीवन शैली में सुधार देखने को मिलेगा।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इससे जमीन मालिकों और पट्टा धारकों के मध्य एक कानूनी समझौता होगा, यानी जमीन मालिक के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और जो पट्टा धारक होगा उसके हितों की भी कानूनी सुरक्षा संभव होगी। ये समझौता कुछ पहले से निर्धारित शर्तों पर होगा, तो उसमें किसी तरह का बदलाव करना मुमकिन नहीं होगा, जिससे किसी तरह के शक शुबहे की गुंजाइश नहीं बचेगी। तीसरी बात यह है कि पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद वो जमीन उसके मालिक के पास वापस आ जाएगी। फिर इसमें पट्टा धारक को नए शर्तों के साथ नया समझौता करने की छूट होगी। इससे जमीन मालिकों में जमीन खोने का डर खत्म हो सकेगा और पट्टा धारक समझौता पूरा होने के बाद नए सिरे से अपनी जरूरतों के मुताबिक नया समझौता कर सकेगा। इसमें यह भी खासियत है कि पट्टा धारक किसान को कर्जा जैसी सहूलियत मिल सकेंगी, जिससे वो पट्टे की जमीन में अधिक मेहनत कर सकेगा और अपनी आय को बढ़ा सकेगा। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि भविष्य में ना सिर्फ जो हमारी कृषि उत्पादकता है, कृषि क्षेत्र का विस्तार है, ये हो सके, लेकिन अब अगर बात करते हैं, अभी तक हमने जाना बदलाव जो है कितना आ चुका है और ये भी एक बदलाव के लिए एक शुरुआत यहाँ की गई है। गार्गी जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कई वर्षों से आप जो किसान हैं उनको बाकायदा कवर भी आपने किया है, कृषि को आप लगातार देखती आई हैं। कितना बदलाव आपको लगता है अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं और ख़ासतौर से इस तरह के जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न एक्ट की हम बात कर रहे हैं, इतना जो बदलाव आएगा, कितना फ़ायदा इससे होगा? फैलो लैंड को फैलो रखने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको याद है पहले भूदान मूवमेंट हुआ था जी, विनोबा जी के द्वारा, जब खाली खेत ज़मीन को बांटा गया था। अभी तो जैसे इन्होंने कहा कि वो सब बातें पुरानी हो गई हैं जी, लेकिन हम उससे भूल गए हैं। अब हम इधर आ रहे हैं कि लैंड लीजिंग हो या शेयर क्रॉपर को उसका राइट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कंट्रोवर्शियल है ही, जैसे इन्होंने कहा है, क्योंकि उसकी लिंकेजेस जो हैं एग्री बिजनेस के साथ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उसमें लकूना है, रेगुलेशन का लकूना है, गवर्नमेंट आना नहीं चाहती है बीच में। तो जो एग्रीमेंट जो है किसान और एग्री बिजनेसेस के बीच में ही होगा, तो एक जनरल मिसट्रस्ट भी है इनका, इनसे और किसानों का उनसे। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो लकूने हैं, उनकी तरफ पहले तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस पब्लिक में होनी चाहिए। तो अभी कोई ऐसे खास अवेयरनेस हुई नहीं है कि इस तरह का एक मॉडल एक्ट है जो कि स्टेट्स को कहा गया है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी एक मॉडल पॉलिसी आने वाली है जो कि जो किसान हैं उनको मालूम होना चाहिए। हालांकि मैं ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में टुकड़ों टुकड़ों में कई जगहों पे हो रही है। कई एग्जाम्पल्स भी हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर में, डेयरिंग में, फिशरी में। किसान कर भी रहे हैं उसको, किसान और एग्री जो बड़ी कंपनियां हैं वो कर रही हैं, लेकिन अब शायद गवर्नमेंट उसको बहुत बड़े पैमाने पे लाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वायदा किया है कि 5 साल में फार्मर्स की इनकम को डबल करेगी। तो उसके लिए एक ये भी तरीका दिखाया जा रहा है कि पहले ये तो ठीक करें। मैं साथ में ये कहूंगी कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको भी कंप्यूटराइज करके, उनको भी अपडेट करके, उनको भी सही करना चाहिए, तभी ये चीज़ें जो हैं सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा गार्गी जी ने कहा कि तमाम चीज़ें जो हैं उनको कहीं ना कहीं हमें उनमें भी ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको अपनाना होगा, तभी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और ख़ासतौर से जो ना सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनको सीधा मुनाफा हो, बल्कि जो किसान हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। लैंड के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि लैंड जो है वो इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है, ये फाइनाइट रिसोर्स है। जितना आपके पास है 141 मिलियन हेक्टेयर जो आपका नेट सोन एरिया है जी, करीब 162-163 जो एग्रीकल्चरल मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है, इससे बढ़ने का तो कोई चांस है नहीं। ठीक है, तो इसको बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? लैंड लीजिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन है कि एक विकल्प है जी। दूसरा जो गार्गी जी ने कहा कि कैसे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ें, तो इसमें जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है जी, भारत सरकार में जो कृषि मंत्रालय है उसका एक उपक्रम है, उसने कई राज्यों में बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा काम हुआ, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम हुआ जी, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी इस तरह का उद्योगपति इंडिविजुअल फार्मर के साथ, वो भी अगर 5.5 या 1 हेक्टेयर वाला फार्मर है, तो उसके साथ इंडिविजुअली
कनेक्ट होने में ना तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ही वो इकोनॉमिकली वायबल होगा जी। तो वो भी चाहता है कि उसको एक जगह इतना मटेरियल और कच्चा माल मिल जाए जी, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री को रेगुलरली चला सके। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में उसमें प्रोविजंस किए गए थे जी। 22 राज्यों ने ऑलरेडी उसमें अडॉप्ट कर लिया, कुछ ने रूल्स भी नोटिफाई किए, करीब 16-17 ने रूल्स भी नोटिफाई कर दिए थे जी। अभी जो मूवमेंट है, जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि पंजाब ने अलग से एपीएमसी एक्ट से बाहर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट बना लिया है जी, उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी का ये था कि एक मॉडल पॉलिसी या एक्ट इस तरह का बनाया जाए, राज्यों को एक ब्रॉडर यानी कि गाइडलाइन को दिया जा गाइडलाइन दिया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए जी, और जरूरत पड़े तो उनकी हैंड होल्डिंग भी की जाए, को और आगे बढ़ाया जा सके 1 साल में या 2 साल में। बिल्कुल। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही मैं कहूँगा एक गेम चेंजर जैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर मिश्रा आपने यहाँ कहा, अश्विनी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा इन्होंने कहा कि गेम चेंजर की बात कर रहे हैं, गेम चेंज हो सकता है हमारे किसानों के लिए, बदलाव की जो ब्यार है और ज़्यादा तेज़ हम मान सकते हैं जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा हो। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जहाँ तक लैंड लीजिंग एक्ट, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट का प्रश्न है, मैं हक साहब की और मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ जी। लेकिन जहाँ तक किसानों की आमदनी थोड़े समय में दुगनी करने की बात है, कंपनियों को लाभ के लिए जो कमाने के लिए यहाँ पर आती हैं उनको शामिल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना, वो शायद किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने में एक अच्छा उपक्रम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है, देखिए इस देश का किसान अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, विश्व के दूसरे देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। बिल्कुल। आज हम बहुत सा चावल मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करते हैं और वो हमारे चावल पर निर्भर करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे देश में दालों की कमी है, हमारे देश में तिलहनों की कमी है, लेकिन अभी पिछली खरीफ सीज़न में हमने देखा कि अच्छी कीमत मिलने की जब आशा की किरण आई जी, तो उन्होंने देश के भंडार भर दिए। 57% मात्र 1 साल में जी, खरीफ के दाल का प्रोडक्शन बढ़ा, 41% तिलहन का प्रोडक्शन बढ़ा। ये कोई सामान्य बात नहीं, इसलिए किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, सही वातावरण मिले। और यहाँ पर मैं कंपनियों का नाम लिए बिना ये कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कॉटन के किसान की बहुत भारी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसने लाखों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मैं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार को आगाह भी करता हूँ कि ऐसे कंपनियों के माध्यम से, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बड़ा बड़ा नाम देने की जरूरत नहीं है, कंपनियों के माध्यम से जिस प्रकार का भी होगा उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। इसलिए अगर उस मॉडल में कंपनियों को बाहर रखा जाएगा तो शायद किसान की बेहतर, बिल्कुल किसानों को बेहतर दाम मिलता है। गार्गी जी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी एक बात अगर हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास क्योंकि कौशल विकास जैसी योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं वो भी अगर उत्पादन कर रहे हैं उसके बाद प्रसंस्करण भी करते हैं, कौशल विकास जैसी योजनाओं का लाभ लेकर वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ कई चीज़ों की ज़रूरत है ना, इनपुट के कॉस्ट जो हैं वो उनके कम होने चाहिए, तभी उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, तभी उनकी इनकम बढ़ेगी। यानी लागत को कम किया जा सकता है। लागत को कम करना। मैं दूसरी बात एक ये कह रही थी, 2007 में याद होगा आप लोगों को कि खोल दिया था और एक बाहर की जो कंपनी है उसने आके हमारा गेहूं खरीद लिया था। 640 पर क्विंटल रुपए का रेट था उस वक्त, 150 रुपया एक्स्ट्रा देकर उन्होंने गेहूं खरीद लिया था। और नौबत ये आ गई थी कि हमें जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए या हमारे पीडीएस के लिए जो हमें चाहिए था अन्न का भंडार, वो कम हो गया था और हमें इंपोर्ट करना पड़ा। यानी एक दायरा होना चाहिए। ये स्थिति ना आए, इसके लिए तो सेफगार्ड्स आपको रखने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, एक दायरा जरूर बना के रखना होगा। डॉक्टर हक काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बस बहुत थोड़ा ही कहना है जी। एक तो ये है कि गरीबी के कॉन्टेक्स्ट में
सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के दिन में कि कैसे ट्रेडिशनल, ये नहीं कि खाली कोदो और जौ और वो सब करके आपका होगा, डाइवर्सिफिकेशन आपको करना पड़ेगा जी। अब डाइवर्सिफिकेशन का जहाँ तक कॉन्टेस्ट आता है, और देशों में जिस तरह से हुआ कि खेत जापान में भी छोटे छोटे थे, बिल्कुल कोरिया में भी छोटे छोटे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस तरह से लोगों ने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट भी दूसरी जगह सीख किया, लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी रैपिडली बढ़ा रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में भी कोई अगर रूरल इंडस्ट्रीज होता है या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप लोकल लेवल पे होता है, कोई भी एक्टिविटीज डेवलपमेंट का होता है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे एजुकेशनल सेंटर्स खोल रहे हैं, आपके हेल्थ सेंटर्स खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं। तो इस तरह के जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा रूरल एरियाज में, तो अपने आप ही काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। और बाकी लोग अगर अपने आप खेती बाड़ी में, जैसे आज के फार्म यूथ है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, इतना रिस्क है, इतना मेहनत है, ये सब क्यों करेंगे, बिल्कुल तो हम दूसरी चीज़ करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, लेकिन वो नहीं करने जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको ट्रेनिंग देके, स्किल डेवलप करके उनको कैसे इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप में लाया जाए, या एम्प्लॉयमेंट जो रूरल लेवल पे क्रिएट होगा और उसमें उनको एब्जॉर्ब किया जाए। तो ये अगर होगा तो काफ़ी लोग एग्रीकल्चर से अगर हट के भी जाएं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल है ही नहीं बेसिक ही, तो वो खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड होंगे, लैंडलेस लेबरर्स हैं या मार्जिनल फार्मर से, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि 0.20 या 0.21 एकड़, यानी कृषि संबंधी क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। हाँ, जुड़े रहेंगे, और साथ साथ इधर भी देख पाएंगे और उधर अपना एम्प्लॉयमेंट का या इनकम का सोर्स दूसरा होगा। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। लीज फार्मिंग एक बहुत बड़ा टूल इसमें होगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका जो है। सेकंड चीज़ है, जैसे गर्गी जी ने भी कहा कि लैंड रिकॉर्ड की बात, ये बिल्कुल सही है जी। जब तक लैंड रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा तो जमीन में बहुत सारे लैंड ओनर लीज आउट करने में भी डरेंगे जी, बिल्कुल कि हमारा रिकॉर्ड है नहीं, कहीं किसी को दिया तो अपना ही क्लेम करके बैठ जाएगा जी। ये सारे फैसिलिटेटिंग प्रोसेस को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर हक, जैसा आपने कहा कि तमाम ये जो बातें, इनका ख्याल हमें रखना होगा। डॉक्टर रमेश, अगर हम देखें तो तमाम चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने। नहीं, चुनौतियाँ हैं, सरकार आगे भी बढ़ रही है। और सुनील जी ने जो कहा कि देखिए, कोई भी मॉडल या कोई भी पॉलिसी जो इस समय सरकार की जो सोच है वो ये है कि किसी भी कीमत पे किसान के हित के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा जी। इसीलिए जब हमने लैंड लीजिंग एक्ट भी बनाया तो इसको स्पेसिफिकली मॉडल एक्ट फॉर लैंड लीजिंग नहीं है, मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट है जी, बिल्कुल। तो किसान का हित तो सर्वोपरि है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो, चाहे वो लैंड लीजिंग में हो। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ जी। दूसरा, मैं आपके चैनल को भी थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपका रोल बहुत ज़्यादा है इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करने में जी। गार्गी जी ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, हम अपने लेवल पे, नीति आयोग के लेवल पे, डॉक्टर हक के लेवल पे तो राज्यों के साथ काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन एक मास जो अवेयरनेस होता है वो दूरदर्शन या इस तरह डीडी किसान के चैनल को करना चाहिए जी। मेरा आपको भी आग्रह है कि आप जितना इसको आगे प्रसार करेंगे, लोगों में इसका उतना ही ज़्यादा जागरूकता है। बिल्कुल, कोशिश हमारी भी यही कि जो तमाम योजनाएं हैं उनकी जानकारी हमारे किसानों को हो। लेकिन आज इस चर्चा के जरिए हमने जाना कि पट्टेदार की अगर बात की जाती है, कितना फ़ायदा इससे हमारे भूस्वामी हैं, किसान हैं, उनको हो सकता है, हमारे देश को ये पूरा फ़ायदा होगा, जो उपज है हमारी वो बढ़ सकती है। और आप सभी तमाम मेहमान, आपने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कि वाकई क्या ज़रूरत थी हमें और उस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ज़रूरत को पूरा करना शुरू कर दिया है, यानी जो भूस्वामी हैं वो अब उनका विश्वास यहाँ पूरी तरीके से है कि जो किसान है उनकी ज़मीन ले रहा है। वाकई वो एक समय के लिए एक अवधि जो है वो निश्चित की जा रही है, जिससे ना सिर्फ भूस्वामी जो है उनको फ़ायदा हो सके, बल्कि किसान अगर उस पर खेती कर रहे हैं तो उन्हें सरकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ भी मिल सके। फिर चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए हैं। और जैसा कि जो हमारे खास मेहमान आज कार्यक्रम में रहे, इन्होंने भी कहा कि जो किसान हित है वो सर्वोपरि है और इसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और खासतौर से खाद्य सुरक्षा की भी अगर बात की जाए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो खाली ज़मीन है उस पर भी हमारी फसल लहलाएगी और ज़रूर 2022 तक हमारे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।